जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, लेखपाल के पेपर नंबर 8 में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। साथियों, तो बिना देर के हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के सरकारी राजस्व रिकॉर्ड खसरा खतौनी में जमीन का क्षेत्रफल वर्तमान में किस इकाई में दर्ज किया जाता है? वर्तमान में किस इकाई में दर्ज किया जाता है खसरा और खतौनी में भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, हेक्टेयर में। खसरा और खतौनी में उत्तर प्रदेश में सरकारी राजस्व रिकॉर्ड द्वारा जमीन को हेक्टेयर में दर्ज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर दूसरा है भाई, कहा जा रहा है पूर्वी यूपी में प्रचलित डिसमिल डिसमिल प्रणाली के अनुसार 1 एकड़ में कितने डिसमिल होते हैं? 1 एकड़ में कितने डिसमिल होते हैं? तो साथियों 1 एकड़ में 100 डिसमिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 3 कहा जा रहा है 1 हेक्टेयर लगभग कितने पक्के बीघे के बराबर होता है? साथियों 1 हेक्टेयर लगभग कितने पक्के बीघे के बराबर होता है? तो ये होता है भाइयों 3.95 3.95 पक्का बीघा के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 पक्का बीघा के बराबर होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई पिनाका प्रणाली पिनाका प्रणाली जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है मूल रूप से क्या है? जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है मूल रूप से क्या है? तो भाई यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 5 कहा जा रहा है अग्नि 5 मिसाइल की मारक रेंज लगभग कितनी है? मारक रेंज लगभग कितनी है? तो भाई अग्नि 5 की मारक रेंज लगभग भाई 5000 किमी से अधिक है। 5000 किमी से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 6 कहा जा रहा है सागरिका के 15 किस प्रकार की मिसाइल है? सागरिका के 15 किस प्रकार की मिसाइल है? यह एक पनडुब्बी लॉन्चर भाई बैलिस्टिक मिसाइल है। पनडुब्बी लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल है। एसएलबीएम मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई अन स्पाइडर कार्यक्रम जो वैश्विक आपदा प्रबंधन में उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? मुख्य रूप से पर किस पर केंद्रित है भाई? तो यह केंद्रित है आपदा प्रक्रिया हेतु अंतरिक्ष आधारित जानकारी। आपदा प्रक्रिया हेतु अंतरिक्ष आधारित जानकारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है बाढ़ पूर्वानुमान नोडल एजेंसी केंद्रीय जल आयोग CWC किस मंत्रालय के अधीन है? यह किस मंत्रालय के अधीन है साथियों? तो भाई जल शक्ति मंत्रालय के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाढ़ वाला भाई जल शक्ति मंत्रालय के अधीन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है महामारी रोग अधिनियम ऐतिहासिक रूप से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो यह किया गया था साथियों 1905 में। कब किया गया था? 1905। 1905 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा भाई साथियों 1897। यहाँ पे हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1897 होता है इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जाएगा सुनामी चेतावनी देने वाला INCOIS किस मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है? तो भैया किस मंत्रालय के तहत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, क्षेत्रफल की मानक अंतरराष्ट्रीय SI इकाई हेक्टेयर की परिभाषा के अनुसार यह कितने क्षेत्र के बराबर है? यह कितने क्षेत्र के बराबर होता है साथियों? यह लगभग 100 मीटर और भाई गुणे 100 मीटर क्षेत्रफल के बराबर होता है। 100 गुणे 100 मीटर क्षेत्रफल के बराबर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगभग 100 मीटर गुणे 100 मीटर क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 12 नंबर का प्रश्न है मीट्रिक प्रणाली के अनुसार 1 हेक्टेयर में कुल कितने वर्ग मीटर होते हैं? मीट्रिक प्रणाली के अनुसार 1 हेक्टेयर में कुल कितने वर्ग मीटर होते हैं भाई? तो 1 हेक्टेयर में टोटल 10,000
वर्ग मीटर होते हैं? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कहा जा रहा है एक गज का मापन फुट की इकाई में कितना होता है? एक गज को फुट में मापते हैं तो कितना होता है भाई? एक गज को यदि हम फुट में मापते हैं तो वह लगभग 9 वर्ग फीट होता है। 9 वर्ग फीट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 9 वर्ग फुट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है एक वर्ग फुट में कुल कितने वर्ग इंच समाहित होते हैं? कुल कितने इंच समाहित होते हैं भाई? तो 144 वर्ग इंच समाहित होते हैं। एक एक फुट में कुल कितने वर्ग इंच समाहित होते हैं? 144 वर्ग इंच समाहित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों के नाम के संदर्भ में 1 हेक्टेयर लगभग कितने एकड़ के बराबर होता है? 1 हेक्टेयर लगभग कितने एकड़ के बराबर होता है? तो भाइयों 1 हेक्टेयर होता है 4.47 1 हेक्टेयर के बराबर, 4.47 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। भाइयों हम थोड़ा सा 14 नंबर प्रश्न की तरफ फिर से चलते हैं और इसको एक बार बता देते हैं कि 1 फुट में कुल कितने वर्ग होते हैं। भाई देखिए, जैसे मान लीजिए ये 1 फुट का हमने बना दिया भाई रेंज, ये जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है टोटल? 1 फुट है, 1 फुट है भाई। यदि 1 फुट में 12 इंची होते हैं तो यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो भाई 12 बरम में 144 हो जाएगा साथियों। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? एक दूसरे को कहाँ काटते हैं भाई? ये काटते हैं झांसी में। कहाँ काटते हैं? झांसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 17 तक पहुंच गए भाइयों। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी, देखो भाई ग्रामीण परिवेश हमारा समाप्त हुआ, ग्राम समाज भी समाप्त हुआ। देखेंगे भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? किस संविधान से प्रेरित थे? तो भाई आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जाएगा भाई प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान के संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई साथियों ब्रिटेन के संविधान से। किसके? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई सैंडलर आयोग 1917 मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था? किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था? तो यह बनाया गया था भाई कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों 20 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी भाई? तो यह हुई थी मद्रास संधि के द्वारा। किसकी? मद्रास संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे और आप लोग सेशन से जुड़े रहेंगे ताकि हम 80 प्रश्नों को पूरा करा सके जल्द से जल्द। कहा जा रहा है भाई गिल्ट एड्ज बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एड्ज बाजार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भाइयों सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से। किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है अब आएंगे भाइयों हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों पर। टोटल 15 कंप्यूटर के प्रश्न है और जो साथी अभी तक सेशन से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर देंगे। अगर भाई आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपके पेपर तक डेली पेपर को कराएंगे। देखेंगे भाई कंप्यूटर के घटकों द्वारा डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? यह साथियों होती है सिस्टम इन यूनिट में। किसमें होता है? सिस्टम यूनिट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेटा प्रोसेस करने की प्रक्रिया सिस्टम यूनिट में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई निम्नलिखित में से किसे इनपुट के प्रकार में शामिल किया जा सकता है? इनपुट के प्रकार में किसे शामिल किया जा सकता है? तो इनपुट के प्रकार में भाई डेटा, प्रोग्राम, कमांड, यूजर, रिस्पांस है, ये सभी को शामिल किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सभी ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों 24 नंबर का प्रश्न है। कहा जा रहा है वह जानकारी जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऐसी जानकारी जो भाई
बाहरी स्रोत से आती है और उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम डाल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो भाइयों उसे हम कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं भाइयों? इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर में बाहर से भेजी जाने वाली जानकारी को इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, इनपुट यूनिट कंप्यूटर के डेटा को किस रूप में परिवर्तित किया करती है? इनपुट यूनिट कंप्यूटर के डेटा को किस रूप में परिवर्तित करती है? तो यह भाई करती है बाइनरी कोड में। किस में करती है भाई? बाइनरी कोड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों कंप्यूटर के 15 प्रश्न है और लगातार 15 प्रश्न आपको कराएंगे हम। कहा जा रहा है भाई, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा संसाधित परिणामों को उपयोगकर्ता को भेजता है? संसाधित परिणामों को उपयोगकर्ता को भेजता है भाई, तो वह भेजता है किसको? आउटपुट यूनिट को। किसको भेजता है भाई? आउटपुट यूनिट को भेजता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। 27 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है, आउटपुट यूनिट में निम्नलिखित में से क्या शामिल होते हैं? आउटपुट यूनिट में क्या शामिल होते हैं? देखेंगे भाई, प्लास्टर, प्रिंटिंग, मॉनिटर, ये सभी, और भाई कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस 5 ऑप्शन दिए हैं भाई। प्लॉटर है, प्लास्टर है, प्लॉटर। देखेंगे भाई तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों सभी। आउटपुट में भाई प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 पे पहुंच चुके हैं भाइयों। वह घटक जो सूचना को जानकारी में बदलने के लिए आवश्यक है और जिसमें एकीकृत सर्किट होते हैं, जिसमें एकीकृत सर्किट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाई सीपीयू। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, मेमोरी में सीपीयू के मेमोरी में सीपीयू के एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डेटा लोड करने के लिए किस निर्देश का उपयोग किया जाता है? किस निर्देश का उपयोग किया जाता है? तो भाई लोड का उपयोग किया जाता है। किसका? लोड शब्द का उपयोग किया जाता है, लोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाएगा साथियों, कंप्यूटर डेटा को जोड़ने और तुलना करके करने का कार्य कहा करता है? तुलना करने का कार्य कहाँ करता है? तो भाइयों ये करता है सीपीयू चिप में। कहाँ करता है? सीपीयू चिप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। कंप्यूटर डेटा को जोड़ने और तुलना करने का कार्य सीपीयू में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे भाई, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? 31 नंबर का प्रश्न है भाइयों। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो सीपीयू से संबंधित प्रश्न अभी हमने कराया वो भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में सीपीयू से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखेंगे भाई 32 नंबर का प्रश्न है, सीपीयू को एक एकल एकीकृत सर्किट के रूप में बनाया जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे किस नाम से जाना जाता है भाई? तो सीपीयू को हम किस नाम से जानते हैं? जिसे बना माइक्रो प्रोसेसर के नाम से। किसके नाम से? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहेंगे भाई, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो सीपीयू का मुख्य कार्य होता है भाइयों प्रोग्राम निर्देश को क्रियान्वित करना और भविष्य के उपयोग के लिए डेटा स्टोरेज करना, ये भी सही है। डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ये तीनों ऑप्शन सही भाई। और कहा यार केवल हार्डवेयर को नियंत्रित करना, ये भी सही देखने को आप लोग लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, केवल भाई ये यहाँ पर ए और सी ऑप्शन सही दिख रहा है, दोनों ए और सी दोनों, क्योंकि भाई प्रोग्राम निर्देश को क्रियान्वित करना होता है और डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना होता है। भविष्य के लिए उपयोग के लिए डेटा स्टोरेज नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ए और सी, यहाँ पर ए भी सही जवाब नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कंप्यूटर में प्रयुक्त टाइम शेयरिंग तकनीकी का मुख्य उद्देश्य किसका सर्वोत्तम उपयोग करना है? किसका सर्वोत्तम उपयोग करना है? तो साथियों ये उपयोग करना होता है सीपीयू का। किसका? सीपीयू का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखेंगे भाई, कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिकल यूनिट की क्या जिम्मेदारी होती है? लॉजिकल यूनिट की क्या जिम्मेदारी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संख्याओं की तुलना करना। साथियों आपके कंप्यूटर में 5-7 टॉपिक से बहुत प्रश्न आएंगे, इसलिए मैंने सीपीयू तो इम्पोर्टेंट भाई है, इसलिए मैंने सीपीयू के 5-6 प्रश्न इसी सेट में डाल दिए ताकि आपके सीपीयू के प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो सके। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, वह कौन सी इकाई है जो संयोजनात्मक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो पूर्णांक बाइनरी नंबरों अंकगणित और बटवाइजर ऑपरेशन करती है? तो कौन है भाई? तो वह ऑप्शन है
ALU। कौन है भाई? ALU। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वह कौन सी इकाई है जो संयोजनात्मक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो पूर्ण बाइनरी नंबरों को अंकगणितीय और भाई अंकगणितीय और बिटवाइजर ऑपरेशन करती है, तो वह ALU है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को सुहाग नगरी और कांच की चूड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? कांच की चूड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो वह भाई फिरोजाबाद है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिरोजाबाद है। देखेंगे भाई, कैंची नगर और क्रांतिकारी नगर के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? साथियों, कंप्यूटर का सेशन समाप्त हुआ और स्पेशल यूपी जीके की तरफ बढ़ते हैं बिना देर के। और देखेंगे भाई, कहा जा रहा है कैंची कैंची नगर और क्रांति नगर के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? कौन सा शहर मशहूर है भाइयों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ। मेरठ मशहूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिवार निर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है भाई? तो यह कुशीनगर कुशीनगर पडरौना पडरौना क्षेत्र में स्थित है। कुशीनगर पडरौना क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 का हाजिर भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गाजीपुर में है। कहाँ है भाई? गाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है रानी महल उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में स्थित है? रानी महल का आप लोगों ने नाम सुना होगा भाई, तो आपको पता है कहाँ स्थित है? झांसी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, 42 नंबर प्रश्न है, कलिंजर का किला जो अपने अजय दुर्ग दुर्ग के लिए जाना जाता है, किस जिले में है? अपने अजय दुर्ग के लिए जाना जाता है, वह किस जिले में भाई? वह बांदा जिले में। कहा है? बांदा जिले में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है खेरिया हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस पर्यटन शहर में स्थित है? खेरिया हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है भाई? तो यह स्थित है साथियों आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 कहा जा रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती बहती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर बहती है भाई? आपने तो गंगा नदी की लंबाई पता है, 25 है, 25 है। लेकिन भाई ये कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28 जिलों से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। साथियों, देखेंगे हम उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में नदियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अपवाह तंत्र मुख्य रूप से कैसा है? मुख्य रूप से कैसा है भाई? तो यह अपवाह तंत्र होता है वृक्षानुमा अपवाह तंत्र। कैसा होता है भाई? वृक्षानुमा अपवाह तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। तो एक मिनट साथी, इसका सही जवाब हो जाएगा साथी, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। समांतर अपवाह तंत्र होता है भाई। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में नदियों द्वारा विकसित किया जाने वाला वृक्षानुमा नहीं होता है भाई, ये होता है समांतर। कैसा होता है? समांतर। थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई थी भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित परीक्षा बांध जो बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, किस नदी के प्रवाह पर निर्मित है? किस नदी के प्रवाह पर निर्मित है भाई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। परीक्षा बांध किस नदी पर है भाई? तो बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाइयों उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर विशेषकर सिद्धार्थनगर जिले में उगाए जाने वाले उस सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है, जिसे भाई जीआई टैग मिला है? जिसे जीआई टैग मिला है उस चावल का नाम है भाई काला नमक। कौन सा? काला नमक भाई। काला नमक किस्म का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाएगा भाई उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट क्षेत्र में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे अधिक दर्ज की जाती है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में भाई गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक दर्ज की जाती है? तो वह क्षेत्र है साथियों पश्चिमी मैदान में। किसमें है? पश्चिमी मैदान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी मैदान। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित ओबरा विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है?
किस नदी पर स्थित है? तो ये भाई ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, रिहंद नदी पर स्थित है। किस पर? रिहंद नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है माता टीला बंध, माता टीला बंध जो सिंचाई और बिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है, भारत के किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक प्रमुख स्रोत है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई? किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई? तो वह भाई बन गई है तमिलनाडु की। कहाँ की बन गई है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। एक मिनट भाई, हम यूपी जीके में आए हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु के लिए दूसरे हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाइयों, महाराष्ट्र के किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया गया है? समझौता किया गया है। तो साथियों यह किया गया है, किसके साथ किया गया है? तो यह किया गया है साथियों मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो भाई ऑपरेशन शुरू किया ऑपरेशन रक्षक। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न भी देखेंगे, कहा जा रहा है 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नगरीय सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? कोड नेम क्या था? तो इसका कोड नेम था भाई ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन कवच था। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाल में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो विराट कोहली ने भाई T20 से क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, T20 कैरियर से क्या कर दिया? संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है हाल ही में किस देश में शतरंज खेल को रोक लगा दिया गया है? शतरंज खेल को किस भाई देश में रोक लगाया गया है? तो वह देश है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शतरंज खेल को अफगानिस्तान में रोक लगा दिया गया है। भाई 58 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का कौन सा ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो भाई साइंस के क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाई दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती है, नहीं ये तो होबे नहीं करेगा। देखेंगे भाई दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ये भी सही नहीं है। कहा जा रहा है ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है। यहाँ पर भाई ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम डी वाला भी चेक करेंगे। अगर ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। साथियों ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है? नहीं, अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, निम्नलिखित में निम्नलिखित की भिन्नता के कारण निम्नलिखित भिन्नता के कारण संपीड़ित और विरलित उत्पन्न होते हैं। संपीड़ित और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं भाई किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो साथियों हवा का दबाव अर्थात एयर प्रेशर के ही कारण बता दें कि क्या होता है, संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है हवा के दबाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है भाई? वेबर। क्या होता है भाई? वेबर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखेंगे भाई केमिस्ट्री का प्रश्न है, भरखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, कौन सा है भाई जो पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है? तो भाई पहले आपको बता दूं कि चूने का सूत्र CaCl2 होबे नहीं करेगा, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ये भी सही जवाब नहीं है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूने का सूत्र होता है, लेकिन संगमरमर का भी सूत्र होता है, नमक का सूत्र होता है NaCl। तो बच गया भाई दो ऑप्शन, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट भी पानी के साथ अपक्रिया जल्दी नहीं करेगा। कौन करेगा? CaO। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसका नाम होता है भाई कैल्शियम ऑक्साइड, जो पानी के साथ क्रिया करके और सूखने पर भाई CaCO3 का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों,
जिस जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है साथियों, मैं आपको बता दूं, CaSO4 इंटू 2S2 होता है, इंटू 2S2 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? जिप्सम कहते हैं। और साथियों इसमें आपको एक सूत्र दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला, Na2CO3 इंटू 10S2, यह धोने के सोडे का सूत्र होता है, धोने वाले सोडे का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, निषेचन विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई निषेचन, विकास और विभाजन, ये सभी कोशिका के विषय में बात किया जा रहा है। तो भाई निषेचन की क्रिया होती है तो भ्रूण का निर्माण होता है, तो यह भ्रूण विज्ञान में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भाइयों? भ्रूण विज्ञान में आ जाएगा। फिजियोलॉजी नहीं, अनुवांशिकी नहीं, क्रमागत भी नहीं, कोशिका विज्ञान में भी नहीं, लेकिन भाई हम भ्रूण विज्ञान में पढ़ते निषेचन की क्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहते हैं, या अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? कौन सा विज्ञान कहलाता है भाई? तो वह कहलाता है साथियों जीवाश्म विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जीवाश्म विज्ञान। इसी को हम लोग कहते हैं पैलियो ऑटोलॉजी, पैलियो ऑटोलॉजी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए भाई, WHO दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र द्वारा, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र द्वारा रुबेला उन्मूलन के लिए दक्षिण एशियाई देश को सत्यापित किया गया था, सत्यापित किया गया है, सत्यापित किया गया है। तो किसको भाई सत्यापित किया गया है? भूटान को। किसको सत्यापित किया गया? भूटान को। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। एक मिनट भाई, इस प्रश्न का थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है हमको, देखना पड़ेगा ऑप्शन में, देखना पड़ेगा भाई। ऑप्शन में भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, भूटान। तो भाई हम देखने पर पता चलता है कि इसका ऑप्शन नहीं होगा, भूटान नहीं होगा, इसका भूटान नहीं होगा भाइयों। इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नेपाल हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है साथियों। इस ऑप्शन को गलत बताने के लिए माफी चाहता हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पवित्र बौद्ध धर्म का स्थल सबसे पूर्वी देशांतर पर स्थित है? सबसे पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो भाई सबसे पूर्वी देशांतर पर स्थित है राजगृह। कौन सा भाई? राजगृह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, विश्व नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक क्या है भाई? तो भारत का रैंक है 38वां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। तो भाई कब आया था? 2004 में आया था, आया था सन 2004 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के प्रावधान के बारे में बताता है? कौन सा अनुच्छेद है भाई? वित्तीय आपातकाल के प्रावधान के बारे में बताता है, तो वह अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। साथियों 10 प्रश्न और बचा है, केवल 5 मिनट का समय दीजिए, उन प्रश्नों को भी करा देते हैं। साथियों 70 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। भारतीय मौसम विज्ञान IMD का मुख्यालय 1875 में इसकी स्थापना के समय कहाँ स्थित किया गया था? कहाँ स्थित था? इसकी स्थापना के समय भाई कहाँ स्थित था? तो साथियों यह स्थित था नई दिल्ली। कहाँ स्थित था भाइयों? नई दिल्ली में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं भाइयों, कहा जा रहा है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी स्थित है भाई? तो है चोलामू झील। कौन सा झील? चोलामू झील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, बैरन द्वीप जहां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, किस द्वीप समूह का हिस्सा है? किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो भाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है भाई स्टीफन हॉकिंग। हॉकिंग कौन है? स्टीफन हॉकिंग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने की घटना मुख्य मुख्य रूप से किस कारण होती है?
मृग मृचिका किसके कारण बनती है रेगिस्तान में भाइयों? तो मृग मृचिका बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मृचिका का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन में कम से कम ऊर्जा मिलती है? भोजन में कम से कम किसे मिलेगी भाई? तो आपको पता है, तो इसे हम लोग कहते हैं उत्पादक। जो घास में आएगा, घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा। ये आपको तो दिख रहा है। लेकिन भाई आपने जब नियम पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति के पास 100% भोजन है, तो अगले व्यक्ति के पास 10% जाता है, बाकी इसने क्या करता है 100% अपना भोजन क्या करता है भाई, नष्ट कर लेता है। तो इसमें 10 गया, तो मेढक में कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। और इसमें भाई 0.1, तो किसमें सबसे कम मिलेगा? सर्प में। जो सबसे पीछे होगा उससे सबसे कम ऊर्जा मिलता है, तो सर्प में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है भाई। तो कहा जा रहा है अजैविक घटक, जल तो जीवित जिंदा नहीं होता है, मृदा भी मृत होता है, सूर्य का प्रकाश भी जीवित नहीं होता है, वर्षा भी जीवित नहीं होती, लेकिन सजीव तो भाई जिंदा होता है ना। तो इसमें कहा जा रहा है अजैविक घटक नहीं है। बाकी जल, मृदा, सूर्य का प्रकाश, वर्षा है तो अजैविक घटक है, और नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, सजीव। सजीव के कोई जैविक घटक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाइयों, प्रकृति का प्रकृति का साई कर्मी सफाई का, एक मिनट भाई, सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो एक होता है भाई उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होता है। तो देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी, स्वपोषी जीव, अपघटक और शाकाहारी। देखेंगे भाई ये तो भी नहीं होता है, क्योंकि सफाई का काम नहीं करता है। स्वपोषक भी नहीं, अपघटक काम करता है सफाई करने का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सड़े गले पदार्थों को खा करके नष्ट करने का काम अपघटक ही करते हैं, डिकम्पोजर कहलाता है। सफाई का काम कौन करता है? डिकम्पोजर। देखेंगे भाइयों, निम्नलिखित में से कौन परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करने वाला जीव है भाई अमरबेल। आपने पौधे के ऊपर एक बेलों को लटकते हुए देखा जिसका जड़ नहीं पाया जाता है, उसे हम कहते हैं अमरबेल। ये पौधे से क्या करता है भाई? पोषण लेता है, जानते रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सी गुफा भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसमें से गुप्त गोदावरी गुफा उत्तर प्रदेश में। कौन सी गुफा? गुप्त गोदावरी गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई, जानते रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसके लिए भाई देखेंगे ए ए से होता है भाई अजात शत्रु, के से होता है भाई कालाशोक, ए से होता है अशोक और के से होता है कनिष्क। बिंबिसार तो इसमें था ही नहीं। तो प्रथम हुआ था भाई किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के काल में। तो भाई देखेंगे यहाँ पे अजात शत्रु मिल गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों एक प्रश्न और है, सिंधु घाटी सभ्यता में चूड़ी और कंघी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में भेजना है। इस प्रश्न को मैं कल बता दूंगा। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को भेजना है। इस प्रश्न को हम कल बताएंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर करना न भूलिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम बता ही देते हैं। कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में चूड़ी और कंघी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चूड़ी और कंघी का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।